हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए अपडेट लेके हाजिर हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल की तरफ से। जिन भी कैंडिडेट्स के वेट कर रहे थे कि अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल का कब रिक्रूटमेंट आएगा, तो आपका रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट हो चुका है। आप सबमिशन कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इस पूरी वीडियो में ये 55 पेज की पीडीएफ है, इसको मैं जिस्ट करने की कोशिश करूँगा कि श्रिंक में आपको 3-4 मिनट में सारी कंप्लीट बता दूँ। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 वाले का, तो मे बी इस मंथ तो अभी ये मंथ हो ही चुका अक्टूबर। नवंबर में जैसे कि लग रहा है कि सोर्सेस से कि नवंबर में मे बी आपका रिजल्ट आ जाए। आपको जैसे बता दूं कि ये सी ए पी एफ, जैसे सी ए पी एफ में आते हैं सी एस एफ, सी आर पी एफ, बी एस एफ, आई टी बी पी वगैरह, ये सी ए पी एफ में आते हैं। इसमें जी डी के लिए रिक्रूटमेंट है कांस्टेबल के लेवल पे। तो एस एस एफ राइफलमैन, जी डी असम राइफल में भी है, एस एफ आई नारकोटिक्स ब्यूरो में भी है। तो इसकी जो मेरिट है वो हाई जाती है, बाकी जो सी ए पी एफ के उनकी मेरिट थोड़ी लो जाती है। जैसे कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है आपकी 27 अक्टूबर से लेके तो 30 ऑफ आपकी नवंबर तक चलेगी। लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, आपका शेड्यूल कर दिया गया है। उन्होंने पहले ऐसे टेंटेटिवली बोला जा रहा था कि मार्च में मे भी पेपर हो, लेकिन अभी जनवरी में पेपर हो जाएगा आपका। तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, अभी थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा। इसका जो रिक्रूटमेंट पैटर्न है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी है, ऑफलाइन मत कोई भी एप्लीकेशन को लगाना, ऑनलाइन ही लगेगी इसकी एप्लीकेशन। ऑनलाइन मैं पूरी डिटेल भी बता दूंगा कैसे कैसे आपको लगाना है। इसमें आपका सी वी ई ओ का, जिसको हम सी वी टी भी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। उसके बाद पी ई टी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकली एफिशिएंसी में आपकी रनिंग होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी चेस्ट हाइट वेट ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद डिटेल मेडिकल होता है, फिर उसके बाद रिव्यू मेडिकल होता है, और उसके बाद आपका क्लियर होता है। जैसे अभी 2021 वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उनका भी अभी रिजल्ट आने ही वाला है जल्दी। इसका जो पे स्केल रहता है वो 18,000 रहता है। लेवल 1 की पे रहती है आपको 80,000 मिनिमम होता है, 56,900 मैक्सिमम होता है। इसमें जो कि आपका बाकी अलाउंसेस वगैरह भी मिलते हैं। तो जैसे जो बच्चे जिसमें एन सी वी में आते हैं, तो उनको लेवल 3 की जो सैलरी मिलती है, जिसमें आपके 21,700 बेसिक से लेके 69,100 तक आपकी सैलरी चली जाती है। इसकी जो वैकेंसी है वो पार्ट 1 में, जैसे पिछली बार में सी आर पी एफ ने अपनी वैकेंसी नहीं रिलीज़ की थी, लेकिन इस बार में इन्होंने कर दी है। आपकी टोटल जो वैकेंसी है 10,497 बी एस एफ ले रहा है, 100 वैकेंसी सी आई एस एफ ले रहा है। सी आर पी एफ ने 8,911 वैकेंसी है, एस एस बी में 1,284 है, आई टी बी पी में 1,613 है, ए आर में 1,697 है, एस एस एफ में 103 है। टोटल आपकी वैकेंसी हो जाएगी 24,205। जो एन सी बी का अलग से वैकेंसी होती है पार्ट 2 लेवल में, तो इसमें 164 वैकेंसी है, 24,369। मतलब आप मान के चलिए 24,500 वैकेंसी आपके पास है। वैसे भी रिक्रूटमेंट एजेंसी वैकेंसीज को कम या ज़्यादा कर सकती है, वो उन पे डिपेंड करता है। उसके बाद 10% आपको एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, तो आप 10% के जो कैटेगरी है उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में देखिए, ये 3.3 में स्ट्रिक्टली मेंशन है कि जो बच्चे पीआरसी में अप्लाई करेंगे, जैसे आपको डोमिसाइल है, अगर आप स्टेट में, जैसे मान लो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो मैं जम्मू कश्मीर की जगह गलती से अप्लाई कर देता हूँ पंजाब से, तो मुझे पंजाब का ही डोमिसाइल शो करवाना पड़ेगा। अगर मैं उसमें डोमिसाइल वाली कैटेगरी में गलती से भी फिल कर देता हूँ पंजाब, तो मुझे पंजाब का डोमिसाइल जो शो करवाना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है कि इसमें 3.4 में बताया गया है, अपॉइंटमेंट आपकी ऑल ओवर इंडिया होती है। आपको तो पता ही है सी एफ एफ्स के जितने भी जवान है वो सारे ऑल ओवर इंडिया ही वर्क करते हैं। जिसमें अभी अगर आप नेशनलिटी के बारे में सोच रहे हो, तो नेशनलिटी इसकी इंडियन है, सिर्फ इंडियन नेशनलिटी ही चलेगी इसमें। जो आपके पास स्टेट वाइज डोमिसाइल आपके पास होता तो है, पीआरसी जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपकी इंडिया की ही चलेगी। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 23। तो आपकी एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2023 से लेके काउंट होगी। तो जो कैंडिडेट बॉर्न है, पहले इसमें था कि जो कैंडिडेट 2 जनवरी 2000 में, और उसके बाद में लास्ट इसकी डेट थी 1 जनवरी 2005। ये नॉर्मल कोर्स था। इसमें लिखा हुआ है, हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2
2nd ऑफ जनवरी 1997। लेकिन इसमें एक नोट दिया हुआ है, इसमें थोड़ा-सा आप शायद मे बी प्रॉब्लम में आ जाएँ कि अगर आपको समझ में ना आए तो। इसमें एक ना छोटा-सा नोट दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है, ड्यू टू अनप्रेडिक्टेड कोविड पैंडेमिक इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट 3 ईयर रिलैक्सेशन बियॉन्ड रिस्पेक्टिव prescribed upper age limit for all categories of the candidate as on the measure for this recruitment। आप सबको 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी क्योंकि कोविड पैंडेमिक था, आपको पता है, तब उस दौरान में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है। तो इसलिए गवर्नमेंट 3 ईयर की रिलैक्सेशन दे रही है। ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, हाउ एवर आफ्टर रिलैक्सेशन 3 ईयर इन अपर एज, ये इसी के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद में कैटेगरी वाइज आपको मिल ही जाएगी, ऐसे जैसे कि आपको पता है एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में 5 ईयर है, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में 3 ईयर है, एक्स सर्विस मैन है जो उनको 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है, जो विक्टिम है राइट्स ऑफ कम्युनल राइट्स जो गुजरात में राइट्स हुए थे तब उस उनके जो विक्टिम फैमिली है उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलती है। जो चिल्ड्रन हैं डिपेंडेंट हैं विक्टिम पे, गुजरात वाले विक्टिम के जो चिल्ड्रन हैं बच्चे हैं 1984 वाले के, उसमें 8 ईयर की ओबीसी में रिलैक्सेशन मिलती है, 10 ईयर की रिलैक्सेशन उनको एससी एसटी वालों को मिलती है। उसके बाद में आप ये चीज़ का ध्यान रखना, डेट ऑफ बर्थ को बड़ी अच्छे से फिल करना। अगर आप खुद भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी से भरवा रहे हैं जैसे आप कैफ़े से जाकर भरवा रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ का बड़ा अच्छे से ध्यान रखना, मैट्रिकुलेशन के साथ मिलती हुई डेट ऑफ बर्थ रखना। ऐसे मत कर देना किसी में अगर गलती से भी, मतलब जैसे आपकी एज है 2 जनवरी तो आप गलती से 2 फरवरी मत कर देना या 1 फरवरी मत कर देना। थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो आपको निकाल दिया जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद जैसे 6.1 में बताया गया कि आप अगर एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो नीचे दिखाए गए मैं बता दूंगा आपको, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट आपका रिजर्वेशन का होना चाहिए। और 6.2 में बताया गया कि जो एस सी एस टी ओ बी सी को बिलोंग करते हैं, अगर आपने माइग्रेशन किया है किसी दूसरी स्टेट में तो आप जिस स्टेट के ओरिजिन हैं, जिस स्टेट से आप पहले हैं, उसका आपको आपके पास एस सी एस टी ओ बी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके बाद में ये 6.4 में बताया गया है कि जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये कि अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको नहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा। 6.7 में बताया गया जो असम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये स्पेशली, क्योंकि असम में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता, तो उनको अपने डोमिसाइल फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो कंपिटेंट अथॉरिटियाँ उन्हीं से ये जब आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो डिपार्टमेंट उन्हीं से क्लियर कर लेगा। उसके बाद में बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो 1 जनवरी 2023 तक आपकी 10th पास हो जानी चाहिए, हो चुकी होनी चाहिए। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो आपको पता है इसकी मिनिमम जो रहती है वो 10th ही रहती है। तो उसके बाद में नेक्स्ट, इसमें जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए बोनस है वैसे तो, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, जो बी के हैं उनको 3% एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे, जो ए के हैं उनको 2% एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलेंगे एनसीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये बोनस। तो अगर आप इस बोनस को क्लेम करना चाहते हैं जो भी एनसीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो तब आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई में बताया गया कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद में फ़ोटो का साइज़ बताया हुआ 20 KB से लेके 50 KB तक होना चाहिए। उसकी जो लेंथ है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 5.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपने कोई स्पेक्टिकल्स नहीं पहने होने चाहिए, ना कोई कैप पहनी होनी चाहिए, सिंपल फ़ोटो होना चाहिए आपका। तो उसके बाद में बताता हूँ मैं, 8.4 में बताया गया कि आपको लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना है, तो पहले पहले आपने इसको फिल कर लेना है। लास्ट डेट में वैसे भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़। एप्लीकेशन फ़ीस है एससी जो शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब, एक्स मैन जो हैं उनके लिए फ़ीस नहीं है, उनके लिए ये एग्जाम्प्टेड है। वुमेंस के लिए भी एग्जाम्प्टेड है फ़ीस आपको पे नहीं करनी है वुमेंस के लिए भी। तो जो भी बच्चे फ़ीस पे करना चाहते हैं, जो खुद फॉर्म लगाते हैं मेरी तरह, तो वो बीम यूपीआई ऐप से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपे, डेबिट कार्ड कोई भी आपका कार्ड हो तो चल जाएगा। वैसे क्रेडिट कार्ड इसमें नहीं चलता है, या अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है तो आप एसबीआई चालान भी कर सकते हैं। उसके बाद में 1 दिसंबर तक आपको जो है फ़ीस सबमिट कर देनी है। जैसे भी अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके बाद में कभी भी आप
अपनी फ़ीस फ़िलअप कर सकते हैं। आपको सेंटर बता देता हूँ, आपके सेंटर कहाँ-कहाँ बनेंगे। ये देखिए, ये आप स्लो स्लो करके पढ़ लेना, मैं अपना बताता हूँ। मेरा जो NWR रीजन है, नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन में आता हूँ मैं, तो मैं अपना आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे ये NWR है, इसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के सेंटर बनते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी जो भी आपकी स्टेट है उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटर देख सकते हैं, आपके सेंटर कहाँ-कहाँ पे बनते हैं, आप रिटन एग्ज़ाम कहाँ-कहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जब आपने सेंटर फिल करना है तो आपको 3 सेंटर की प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मैक्सिमम चांस होते हैं कि जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेंटर देते हो तो आपका वहीं पे सेंटर बनता है। मैक्सिमम चांस वही होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने कोई सेंटर चूज़ किया, हो सकता है कि कमीशन को लगे कि वो सेंटर ठीक नहीं है या फिर कुछ भी, तो वो सेंटर को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो आपको दूसरे सेंटर में शिफ्ट होना पड़ सकता है। इसमें जो पीईटी, पीएसटी की डिटेल मैंने आपको पहले बता दी है। उसके बाद में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपकी जीएस, जिसको हम जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग कहते हैं, उसके 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। और इसमें जनरल नॉलेज होगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी है, इसमें जो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इस बार जो आपके टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। आपको 60 मिनट में पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। 100 को आपका 100 नहीं, सॉरी, 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे 60 मिनट में। तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है 0.50 की, इस बार रॉन्ग आंसर वाला है। वैसे 0.33 होता है, तो 0.50 है, तो नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी अच्छी है। तो उसके बाद में इसमें कुछ खास बाकी है नहीं। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो आंसर की आती है उसके बारे में बताया गया है। बाकी कुछ खास है नहीं। बस ये देख लेना, ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ इसमें। इसमें ये रीजनिंग के टॉपिक आप देख लेना है, इसी में तैयारी करना। उसके बाद में जीएस के, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक हैं। उसके बाद में मैथ्स के टॉपिक हैं, इंग्लिश हिंदी के टॉपिक हैं। उसके बाद में फिजिकल के आपको, फिजिकल में जैसे 5 किलोमीटर रनिंग होगी लड़कों के लिए, मेल्स के लिए 24 मिनट मिलते हैं, और फीमेल के 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, तो 8.5 मिनट मिलते हैं आपको फीमेल कैंडिडेट को। तो बाकी इसमें रेस का है। उसके बाद में आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बाकी आपको एज़ पर कैटेगरी, आपको ये जो कैटेगरी दिखा रहा हूँ इसमें, इसमें जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। उसके बाद में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। ये मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेबल, और आपकी जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मतलब 80-85 जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको 76 अनएक्सपेंडेबल चलेगी। जो ड्यूटी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, JNK से बिलोंग करते हैं उनको 78 चलेगी। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, गोरखा जो भी हैं उनको 77 सेंटीमीटर चलेगी। वेट होता है जो, वो एज़ पर आपकी एज और एज़ पर आपका जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट चलता है। जिस दिन आपका मेडिकल होता है तो उसी दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है, जिसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाना पड़ता है। एज ऑफ प्रूफ के लिए डोमिसाइल लेके जाना पड़ता है। एनसीसी अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। बाकी जो भी आपके रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लेके जाना पड़ता है जब आपकी मेडिकल होता है। जिस दिन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो आप 2 कलर फ़ोटो लेके जाना साथ में, और उसमें इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट लेके जाना। जैसे वैसे तो आजकल सारे बच्चे आधार कार्ड ही लेके जाते हैं। आधार कार्ड ले जाना, वोटर आईडी ले जाना, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या फिर कुछ भी आपका आईडी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से मिली हुई है तो वो लेके जा सकते हैं आप। लेकिन फ़ोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, फ़ोटो आइडेंटिटी होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स को मेरे सामने निकाला है, जब मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे सामने निकाला है उन्होंने कि आपके पास फ़ोटो आइडेंटिटी नहीं है, तो फ़ोटो आइडेंटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना। आपका जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो आपका एरिया वाइज होगा, जैसे कि आपका स्टेट वाइज जो आंसर की आती है, उसके बाद में जो आपका रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आता है तो वो आपका ना स्टेट वाइज आता है कि स्टेट वाइज कौन जब वैकेंसी जो रिलीज़ होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही आता है, आपका स्टेट वाइज ही आता है। जब आप फॉर्म फिल करें तो इस बात का ध्यान रखें, BSF को जो प्रायोरिटी है वो BSF में A है, CASF B है,
सीआरपीएफ सी है, वहाँ से माँगते हैं प्रायोरिटी। अगर आपने कोई भी प्रायोरिटी ऐसे ही उठा के भर दी, अगर आप हो सकता है आपको सीआरपीएफ अच्छी लगती हो, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी सीआरपीएफ को सी में दे सकते हैं। जैसे आपको आईटीबीपी अच्छी लगती हो, तो आप ई में दे सकते हैं प्रायोरिटी। इस बात का ध्यान रखना, प्रायोरिटी जो आपने प्रायोरिटी दी होगी फर्स्ट, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मैक्सिमम चांस होता है कि आपको रिक्रूटमेंट में लिया जाए। बाकी इस पीडीएफ का लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। ये देखिए आपको एनेक्चर में दिखाया गया है कैसे कैसे आपको सैंपल नेम दे दे के दिखाया गया है कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। वीडियो बहुत वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। फिर मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट और भी बहुत सारे अपडेट लेके आता हूँ, स्कूल कॉलेज के अपडेट लेके आता हूँ, रिक्रूटमेंट के अपडेट लेके आता हूँ। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस आप सबका वीडियो देखने के लिए।